हेलो फ्रेंड्स, चार्ज स्टडी पॉइंट में फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है फ्लूइड मैकेनिक्स के पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहा हूं, जो कि 2004 से लेकर 2024 तक के सारी चीज़ों को कवर करता है। आज इसमें लेने वाला हूं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, और जो कि लेक्चर होने वाला है 3 होने वाला, ठीक है। इसके पहले फ्लूइड मैकेनिक्स की 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जो कि फ्लूइड प्रॉपर्टी और दूसरी क्या थी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में बात कर चुका हूँ, जिसमें बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है। उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, लिक्विड इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करने वाला हूँ। बायोन्स एंड फ्लोटेशन की बात करता हूँ, जहाँ पर मेटा सेंटर आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को देखेंगे, वर्टिस देखेंगे, फ्री मोशन देखेंगे, सारी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी चैनल पे भाई चैप्टर नंबर 1 का थंबनेल आपको ऐसा दिख जाएगा, जो कि अवेलेबल हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 जो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये भी अवेलेबल हो चुका है, जाके चेकआउट करें। आज ये बात करता हूँ कि जो कि हमारा ये चैप्टर नंबर 3 की बात करने वाला हूँ, लिक्विड इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम की बात करना चाहता हूँ। पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो पहला क्वेश्चन क्या है, द रोटेशन ऑफ बकेट कंटेन, जो बकेट कंटेनिंग है वाटर एंड रोटेशन अबाउट द वर्टिकल एक्सिस एट कांस्टेंट स्पीड सेल प्रोड्यूस। जो भैया वर्टिकल एक्सिस होती है, मान लीजिए कोई कंटेनर है और ये वर्टिकल एक्सिस है, इसके अबाउट कोई चीज़ घूमती है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, फोर्स वेक्ट्रिक्स बोलता हूँ। अगर यहीं पे वाश बेसिन बोल देगा ना, अगर यही वाश बेसिन बोल देगा, तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, फ्री वर्टेक्स लगाएंगे। फ्री वर्टेक्स क्यों लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हॉरिजेंटल एक्सिस पे वो मूव करता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जब वर्टिकल एक्सिस की बात करेगा तो फोर्स वर्टेक्स हो जाएगा, अगर ये हॉरिजेंटल एक्सिस की बात करेगा तो फ्री वर्टेक्स हो जाएगा, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, वॉश बेसिन में, जहाँ पे हाथ वगैरह धुलते हो, ठीक है ना। कमेंट करके बताओ वॉश बेसिन की स्टैंडर्ड हाइट क्या होती है जहाँ पे वो लगाया जाता है। Water is transported on a level road in the cylindrical container of diameter 0.5 meter and height 0.8 meter. The maximum acceleration of vehicle is 5 meter per second square. What is the initial allowable height of water in meter? The tank in there no sleep. कोई भी स्लीप इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो तुमको भैया एक फार्मूला पता होना चाहिए, जो टेन थीटा होता है ए एक्स और ए जेड बाई प्लस जी के बराबर होता है, ठीक है। ए एक्स की वैल्यू कितना दी थी, 5 दी थी। जी की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी, 9.81 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5097, ठीक है। और जो यहाँ पे देखो नो स्लीप की कंडीशन में जो क्या फार्मूला होता है, डेल्टा जो जेड होता है वो d/2 और टेन थीटा के बराबर होता है। तो तुमको नो स्लीप की कंडीशन में डेल्टा जेड निकालना है, तो डेल्टा जेड जो होता है भाई d/2 हो जाएगा और टेन थीटा हो जाएगा। डी की वैल्यू अभी तुम कितना निकाले, 0.5 निकाले, 2 तो तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, और टेन थीटा की वैल्यू अभी जो आया 5.97 आया। इसको कैलकुलेट करोगे तो 12.7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर में तुमको दिख जाएगा। और इसको अच्छा नो स्लीप कंडीशन बोला है, तो यहाँ पे 80 में से क्या करोगे, 12.7 घटा लोगे, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, 67.3 आ जाएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग वाटर थ्रो ए रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ द विड्थ 5 मीटर व्हेन द डिस्चार्ज इज इतना, डेप्थ ऑफ वाटर इज 2 मीटर। तो स्पेसिफिक एनर्जी की बात करता था भैया, स्पेसिफिक एनर्जी जो होता है वाई ई बराबर वाई प्लस वी स्क्वायर बाई 2g के बराबर होता है, ठीक है ना। सारी वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट करके कहानी निकाल लेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो डेप्थ ऑफ फ्लो कितना दिया है, 2 मीटर दिया है, विड्थ कितना दिया, 5 मीटर, डिस्चार्ज कितना दिया है, 10 मीटर। अब तुमको v कैसे निकालना पड़ेगा, तो q बराबर ए बी होता है, ठीक है। q तुमको 10 दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया तुमको निकालना पड़ेगा, जो कि निकल जाएगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 × 2 हो जाएगा, और v तुमको यहाँ से निकालना होगा, तो यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा, तो v बराबर क्या आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब तुमको जब स्पेसिफिक एनर्जी निकालना है, तो तुमको फार्मूला पता है वाई प्लस वी स्क्वायर बाई 2g होता है। तो y की वैल्यू यहाँ पर 2 दी है, वी स्क्वायर, वी का वैल्यू 1 आया तो 1 का स्क्वायर कर दोगे, और 2g की वैल्यू 2 और g की वैल्यू 9.81 ले लोगे। इसको जब पूरी कहानी कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ जाएगी, 2.05 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया है, डी में दिया हुआ, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 3 हो गया, कहानी खत्म उसका। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करेगा, फ्लोटेशन और बायोन्स के बारे में।
जो बायनेंसी और फ्लोटेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे मेटर सेंटर हाइट के बारे में देखने वाले हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में देखने वाले हैं कि मेटर सेंटर का कहाँ रहेगा तो कौन सा कंडीशन बनेगा। 3 कंडीशन बनेगा, स्टेबल, नॉन स्टेबल और स्टेबल की कंडीशन। ठीक है, तो तीनों तरीके का भी कंडीशन देखेंगे, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल वगैरह देखते हुए इसको कहानी को खत्म करेंगे। जैसे बोला सेंटर ऑफ बायोन्स ऑलवेज, तो सेंटर ऑफ बायोन्स जो होता है कोइंसाइड विद द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुए, जितने भी फ्लूइड क्या हुए हैं डिस्प्लेस हुए हैं उसके साथ वो क्या करता है कोइंसाइड करता है सेंट्रॉइड के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। सबमर्ज बॉडी इन वाटर इज सब्जेक्टेड टू बायोन्स इक्वल टू, जो बायोन्स इक्वल होता है क्या होता है भैया, जो द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस माइनस द सेल्फ वेट ऑफ द बॉडी, जो डिस्प्लेस हुआ है वेट और जो सेल्फ वेट है बॉडी का, उन दोनों के माइनस को मैं क्या बोलता हूँ, बायोन्सी बोलता हूँ। ठीक है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोन्स फोर्स कैन बी डिटरमाइंड, तो जो बायोन्स का मैग्नीट्यूड होता है भैया वो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं, क्योंकि आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल होता है वो बताता है कि अगर किसी भी लिक्विड में हम कोई भी चीज़ डाल रहे हैं तो कितना अपने बाई वेट से डिस्प्लेस कर रहा है, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बोलता हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो जो कंडीशन की मैं बात कर रहा था, फ्लोटिंग बॉडी विल बी रिमेनिंग इन स्टेबल इक्विलिब्रियम द मेटर सेंटर इज, तो जो मेटर सेंटर होता है क्या होता है, एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जो एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल की कंडीशन आएगी। यहाँ पर तीनों कंडीशन तुम देख सकते हो, स्टेबल के लिए बात किया हुआ है, अनस्टेबल और नेचुरल इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर एक ही जगह पर मिल रहे हैं। और इनस्टेबल की बात करता हूँ तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या है, वो मेटर सेंटर से क्या हो रहा है भैया, नीचे मिल रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर 3 तरीके से देखो कहानी कैसे हो जाता है। जैसे स्टेबल की बात करेगा तो दोनों कंडीशन क्या हो जाएगा, जो मेटर सेंट्रिक है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो फोर्स है दोनों क्या होगा, इक्वल मिल जाएगा। अगर यही अनस्टेबल की बात करेगा तो भैया क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ज़्यादा होगा बायोन्स से। और ठीक है, अगर यही नेचुरल की बात करेगा तो दोनों एक ही जगह पर मिल जाएंगे। ठीक है ना। द बायोन्सी डिपेंड अपॉन द, जो बायोन्सी होता है किस पे डिपेंड होता है, तो भैया वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जो वेट होता है लिक्विड से कितना डिस्प्लेस किया है उस पर वो डिपेंड करता है। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, फॉर ए स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी द मेटा सेंटर, तो मेटा सेंटर क्या होना चाहिए, एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, जैसे स्टेबल की बात करेगा तो यहाँ पर देख सकते हो कि मेटा सेंटर जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या है, ज़्यादा है। अगर यही अनस्टेबल की बात करेगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेटा सेंटर से ज़्यादा हो जाएगा। और नेचुरल की बात करेगा तो मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों क्या होंगे, एक ही जगह पर मिलेंगे। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, द पॉइंट इन the immersed body through which of the resultant pressure of the liquid may be taken is act is known as, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भैया, सेंटर ऑफ बायोन्स बोलता हूँ, जो कि ऑप्शन नंबर इधर आपको सी में दिख जाएगा। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड ऑन ए इमर्स बॉडी इज कॉल्ड, जो इमर्स बॉडी होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ भैया, बायोन्स बोलता हूँ। ठीक है ना। ए बॉडी फ्लोट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए भैया, जो मेटर सेंटर की हाइट होनी चाहिए वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये लिखा है द व्हेन द मेटर सेंटर इज एबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या होता है, मेटर सेंटर की हाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी तो स्टेबल का कंडीशन हो जाएगा। अगर दोनों बराबर हो तो नेचुरल की कंडीशन हो जाएगी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेटर सेंटर से हाइट ज़्यादा हो जाए तो अनस्टेबल की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखो, एन ऑड शेप्ड body weighing 7.5 kg and occupy 0.01 cubic meter volume will be completely submerged in the fluid having the gravity specific gravity, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाला तो वेट भैया तुमको दिया है कितना, 7.5, चलो सॉरी, हाँ। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की बात कर लेंगे, फिर जी की बात कर लेंगे, और जो हमारे पास वैल्यू डिस्प्लेड किया है ऑक्यूपाइड जो है 0.01 किया है, तो ये चीज़ जब मैं फ्लूइड की निकालूंगा तो ये 7.5 हो जाएगा। और इन दोनों वैल्यू को इधर लाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, जो कि मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 750 kg पर मीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है। अगर मैं इसको चेंज कर लूँ तो आ जाएगा ये वैल्यू। ठीक है ना।
फ्लूइड की डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, जब भी फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब फ्लूइड की बात करता हूँ, जो फ्लूइड है और जो स्टैंडर्ड का है फ्लूइड वाटर, उससे मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। जैसे 750 आया, इसको 1000 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा, ठीक है ना। कभी भी किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो वो डेंसिटी ऑफ वाटर से निकालेंगे, ठीक है ना। एक क्या देखो, बॉडी इज सेट टू बी इक्विलिब्रियम। भैया इक्विलिब्रियम कब होगा, तो भैया मैं आपको बता चुका हूँ, जो मेटा सेंटर होता है वो क्या होता है, एबव होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। तो क्या लिख रहा है इसमें, तो हॉरिजॉन्टल लिख रहा है, वर्टिकल लिख रहा है, सीजी लिख रहा है, नहीं, नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो तीनों कंडीशन लिखा हुआ है। जो स्टेबल रहेगा तो मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ज़्यादा होगा, अनस्टेबल होगा तो मेटा सेंटर छोटा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, और दोनों अगर बराबर हो जाए तो उसको मैं नेचुरल कंडीशन बोलता हूँ, ठीक है ना। देखो ये क्या बोल रहा है, मेटा सेंटर हाइट इज गिवन एज द डिस्टेंस बिटवीन। तो जो मेटा सेंटर हाइट होता है उसको कहाँ पे दिया जाता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड मेटा सेंटर। जो सेंटर मेटा सेंटर हाइट होता है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, मेटा सेंटर हाइट बोलता हूँ, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बॉडी के जो भाई मेटा सेंटर है उसके बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है ना। Center of gravity of a thin hollow cone line which is the axis of symmetry and a height of। तो ये क्या होता भैया, अगर ये हमारे पास कोई यही चीज़ है तो इस सिमेट्रिक की अगर मैं मान लीजिए एक्स एक्सिस से काट दूँ तो आधा पार्ट इधर और आधा पार्ट इधर हो जाए, तो इसी को मैं सिमेट्रिक कंडीशन बोलता हूँ। तो जो हमको बोल रहा है कि सिमेट्रिक एक्सिस के लिए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाता है, 1/3 ऑफ द टोटल हाइट एबव बेस। मतलब बेस से कितना, 1/3, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1/3, मतलब इधर से अगर पूछ लेगा तो टॉप से तो 2h/3 हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब कितने लोग सोच रहे हैं 2h/3 कैसे आएगा, h में से भाई h-3 घटा लेना, तो कैसे हो जाएगा 3h और AH और ये 3, तो यहाँ से 3h में से एक h जाता है 2h/3। समझ में आ गया, सिंपल मैथ है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है भैया, the resultant upward pressure of a fluid on a floating body is equal to the weight of the fluid displacement by the weight is the definition is according to। भैया तो क्या है, जब भी डिस्प्लेस फ्लूइड की बात करेगा, फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है बाय वेट कंडीशन में, तो उसको मैं हमेशा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बोलता हूँ, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द बायोन्स फोर्स एक्ट थ्रू द सेंट्राइड। तो सेंट्राइड में जब एक्ट करेगा तो उसको मैं क्या बोलता हूँ भैया, डिस्प्लेस वैल्यूम ऑफ द फ्लूइड। जो फ्लूइड है उसका वैल्यू कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, द टाइम ऑक्सीलेशन ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी विद द इंक्रीज इन मेटा सेंटर हाइट विल बी। तो भैया जो अगर मेटा सेंटर हाइट को मैं इंक्रीज करता हूँ फ्लोटिंग बॉडी में, तो हाइट क्या हो जाएगा, वो लोअर हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे यहाँ पर कंडीशन देख सकते हो, जो टाइम ऑफ ऑक्सीलेशन होता है T = 2π/I/W/GM, ठीक है। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा जो मिल रहा है, मेटा सेंटर हाइट ऊपर है कि नीचे है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, उस कंडीशन में है, तो वही बोल रहा है जो T है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेटा सेंटर के, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये वैल्यू इंक्रीज करोगे तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो ये हम GM क्या है, मेटा सेंटर हाइट है, ठीक है ना। Which one of the following statement is correct about the center of buoyancy? Center of buoyancy में भैया कौन सा चीज होता है, तो it is the point where buoyant force act and coincide with the centroid of the volume of water displaced, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखो, a rectangular block of a dimension 2 × 1 meter × 1 is a floating in the water emerging depth 0.5 meter. What is the weight of block? kilonewton if unit of the water 10 kilonewton cubic meter, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसको कैसे निकालेंगे, हमारे पास वेट कितना दिया है, वाटर का 10 दिया हुआ है, और हमारे पास जो एरिया दिया है ब्लॉक का कितना दिया है, 2.1 2 × 1 दिया है, और सबमर्ज में कितना है तो 0.5 है। जब इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 किलो न्यूटन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यहाँ पर किसी को सोल्यूशन देखना है तो देख सकता है। कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस्ड हुआ है, अब वैल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो वैल्यूम ऑफ सॉलिड 2 × 1 × 1 करोगे तो 2 ही आ जाएगा, और 0.5 मर्ज है, और
10 बोला है वाटर की लेने के लिए, तो कितनी हो जाएगी 10 किलो न्यूटन हो जाएगी, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द स्टेबल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन द फ्लोटिंग बॉडी। जो फ्लोटिंग बॉडी है तो क्या होगा भैया, मेटा सेंटर जो हाइट है वो क्या होना चाहिए, एबव होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करता है। भाई पूरा चैप्टर क्या है, बायोंसी और फ्लोटेशन तो ही है, और जहाँ पे बायोंसी आएगा तो मैक्सिमम चांसेस क्या है, वो मेटा सेंटर हाइट या आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को पूछेगा। तो इसमें तुम देख रहे हो सारे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सिर्फ मेटा सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेटा सेंटर के बारे में 3 चीज़ों बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि जो मेटा सेंटर हाइट होता है एबव ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा तो स्टेबल कंडीशन की बात करेगा। मेटा सेंटर हाइट जो छोटा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अपेक्षा तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल की बात करेगा। और दोनों एक ही पॉइंट पर मीट करेंगे तो उसको मैं क्या बोलूँगा, स्टेबल कंडीशन बोलूँगा। और जो मेटा सेंटर है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, मेटा सेंटर हाइट बोलता हूँ। और जो टाइम ऑक्सीलेशन होता है वो मेटा सेंटर हाइट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि टी बराबर तुम देखे थे 2π/i/gm, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहानी तुमको समझ में आना चाहिए। एक क्वेश्चन देखो, इफ की बात कर रहा भैया, if the 90% volume of the iceberg is immersed in the water and only 10% volume is above of the water surface, what is the density of iceberg? Density of the iceberg पूछ रहा, the density of sea water is given 1025 kg पर मीटर क्यूब। तो भैया आइसबर्ग की डेंसिटी पूछ रहा है तो इसमें निकल जाएगा। जैसे एक कंडीशन यहाँ पे देखो क्या किया, 90% बोला भाग डूबा हुआ है फ्री सरफेस से, और उसके बाद क्या कर रहा है 10% जो है ऊपर है, ठीक है। मान लो वाटर है, इसमें 90% डुबा दिया, 10% ऊपर कर दिया। ये क्या कर दिया, क्वेश्चन के चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। अब डेंसिटी ऑफ सी वाटर की बात कर रहा है, वो मेरे को क्या हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है ना। कितना दिया हुआ, 10-25 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ, ठीक है। अगर मास ऑफ आइसबर्ग की बात करता हूँ तो मास बराबर क्या होता है, जैसे डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वैल्यूम। इतना चीज़ समझ में आया कि नहीं, ये तो बचपन का फार्मूला है भाई, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वैल्यूम होता है। तो मेरे को मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वैल्यूम कर लेंगे। अब तुमको देखो डेंसिटी मेरे को निकालना है, डिस्प्लेस कर रहा है तो क्या निकलेगा, जैसे हमारे पास डिस्प्लेस ऑफ वाटर, वैल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया था 0.9, क्योंकि 0.9 क्या था, डूबा हुआ था, अब 10 क्या है अभी बाकी है। तो अगर यही आइसबर्ग की बात करता हूँ और वाटर की बात करता हूँ तो वाटर में क्या हो जाएगा 1025 गुणे 0.9, और आइसबर्ग के लिए बात करता तो डेंसिटी पूछ रहा है, अब वैल्यूम इसका कितना दिया 0.10 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये चीज़ें निकालेंगे तो हम यहाँ से वी कट जाएगा तो ये कितनी आ जाएगी 922.5 kg मीटर क्यूब आ जाएगी, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, ए फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ। जो भैया स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करता है तो क्या होता है, जो मेटा सेंटर हाइट का होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो मेटा सेंटर हाइट होता है भैया एबव होता है किसके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, स्टेबल की कंडीशन में। अगर यही अनस्टेबल की कंडीशन में बात करें तो मेटा सेंटर हाइट क्या होगा, छोटा होगा, किससे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। अगर ये स्टेबल की बात करता है तो मेटा सेंटर हाइट क्या होता है, इक्वल होता है किसके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। अगर कोई चीज़ ऊपर है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव में डिनोट कर रहा है, कोई चीज़ नीचे है तो मतलब वो निगेटिव में डिपेंड कर रहा है, और कोई चीज़ बराबर है तो क्या है, न्यूट्रलिटी को दिखा रहा है। मतलब नेचर में कोई भी ना पॉजिटिव ना नेगेटिव देखने को मेरे को मिल रहा है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखें भाई, कोई चीज़ वैल्यू बढ़ी है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव हुई तभी तो बढ़ी है, और जो चीज़ छोटा हो जाहिर सी बात है नेगेटिव हुआ, तो ये कॉमन सेंस की बात थी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला, एन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन सी वाटर विद द 14% इट्स वैल्यूम प्रोजेक्टेड एबव द सी सरफेस इफ द स्पेसिफिक वेट ऑफ द सी वाटर क्या है 10,400 न्यूटन पर मीटर क्यूब, डिटरमाइन द स्पेसिफिक वेट ऑफ द आइसबर्ग। तो आइसबर्ग के लिए फिर पूछ रहा भैया, अभी तुमको बताएं जहाँ पे 90 और 10 के दिया था, यहाँ पे क्या कर दिया 86 और 84 से कंपेरिजन कर दिया। आइसबर्ग 14 है और 86% क्या है, पानी में डूबा हुआ है फ्री सरफेस से। कहानी बस वही है, बस तुमको अब देखना है। डाउनवर्ड फोर्स की बात करता हूँ आइसबर्ग के लिए तो भैया ये जो इसका मास हो जाएगा क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वैल्यूम हो जाएगा, और अपवर्ड के लिए बात करता हूँ डेंसिटी इंटू वैल्यूम हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूम कितना दिया था 0.86 भी दिया था, इधर क्या दिया था भी दिया था, और यहाँ पे ए जो डेंसिटी ऑफ सी वाटर है 10,400 दिया था, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग हम कैलकुलेट कर लेंगे तो निकल जाएगा मेरा 8,944 न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। ये दोनों
क्या क्वेश्चन थे, सेम कंडीशन थे। वहाँ पे 10 और 90 का केस लिया, यहाँ पे 14 और 86 का लिया। तो अब इस चीज़ से तुम समझ में आ जाएगा ना, जो वेट ऑफ आइसबर्ग है और जो वेट ऑफ डिस्प्लेस है, दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। और जो मास होता है डेंसिटी इंटू वैल्यूम के बराबर होता है। तो दोनों चीज़ें रख के अब तुम वहाँ से वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है ना। वी आई क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट हो जा रहा है, देख रहे हो ना। हाँ, तो यहाँ से बस इस चीज़ को निकालोगे बस। चलो एक कंडीशन देखो क्या बोल रहा भैया, if B is the center of bionts, G is the center of the gravity, and B1 is the new center of the bionts, the floating body is rotated in by and theta, the location of meta center will be। तो मेटा सेंटर कहाँ पर होगा भैया, थीटा से अगर उसको मैं रोटेट कर दूँ तो क्या होगा, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी पासिंग थ्रू द B एंड C, मतलब B एंड G, ठीक है, B एंड G एंड वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू B1, ठीक है। वर्टिकल लाइन यहाँ से पास करेगी और ये यहाँ से पास करेगी, तभी तो इसके बीच में क्या करेगा, थीटा का एक एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है, ए स्टोन वेस्ट 250 न्यूटन इन एयर एंड 150 इन वाटर। भैया एयर में कितना दिया, 250 न्यूटन, एयर में कितना दिया, 150 न्यूटन, ठीक है, वाटर में। इफ़ द यूनिट वेट ऑफ वाटर इज 10,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन की भैया वॉल्यूम पूछ रहा है। कोई वाटर है उसको क्या कर दिया, इमर्ज कर दिया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या किया, स्टोन है, इसका जो वेट कितना दिया था भैया, 250 क्या दिया था, एयर में दिया था, ठीक है। लेकिन जब यही वाटर में ले गया तो कितना हो गया, 150 हो गया। तो इसको मैं डब्ल्यू नेट कैसे निकालूंगा, डब्ल्यू नेट भी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डैश आ जाएगा। डब्ल्यू डैश की वैल्यू क्या है, 150 है, और जो तुमको ये टोटल वेट दिया 250 दिया हुआ है, ठीक है। अब वैल्यूम कैसे निकालेंगे, मास कैसे निकालेंगे, वैल्यूम इंटू डेंसिटी कर लेंगे तो डेंसिटी ए हो जाएगी। अगर यहाँ से वी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 100/10,000 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा वैल्यू 0.01 मीटर, ठीक है ना। फिर से समझो अगर नहीं समझ में आया तो। क्या किया था, स्टोन था, इसका वेट मेरे को क्या दिया था, 250 दिया था न्यूटन एयर में। जैसे ही मैं स्टोन को इसमें ले गया तो मेरे पास क्या बना, ये जो डब्ल्यू डैश बना कितना बन गया, वाटर में 150, वहाँ पे दिया था ना क्वेश्चन में, 250 और 150, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आया। अब मेरे को क्या करना है, जैसे वेट मेरे को कितना दिया था, 250 दिया था, वी मेरे को क्या दिया है, मेरे को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, वैल्यूम इंटू डेंसिटी कर लेंगे। जो वाटर की डेंसिटी वहाँ पे दी थी 10,000 दी थी, वैल्यूम मेरे को पता नहीं है, वैल्यूम कैलकुलेट करना है। और जो डब्ल्यू डैश है यहाँ पे एयर में देख सकते हो, वाटर में कितना है, 150 न्यूटन है। यहाँ पे इक्वेशन बना और यहाँ से वी को बस यहाँ ले लिए और इन सब चीज़ों को क्या किए, बस कैलकुलेट कर लिए। कैसे 100 आया ये समझ लो, 150 में से 250 चला गया तो कितना आ गया, 100 आ गया। ये 10,000 क्या है नीचे आ गया, जिसमें वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.01 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। भैया स्टील डिजाइन का वन शॉट आने वाला है, जो कि 1350 सब्सक्राइबर पे आएगा। अभी इसमें 20 सब्सक्राइबर कम है, जितना जल्दी तुम करोगे उतना जल्दी आएगा, नहीं तो फिर SSC JEE के बाद आएगा, चाहे UPSC JEE के बाद आएगा, देख लेना। कोर्ट केस के भैया में क्या बारे में अपडेट हुआ है, सारा वीडियो यहाँ पे अपलोड हो गया, जाके देख सकते हो। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन का वन शॉट पड़ चुका है, जाके देख सकते हो, 4.5 घंटे की वीडियो है। भैया किसी भी सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स चाहिए टेक्निकल का तो वो ले सकते हो, जो कि हमारा क्या है 6307481156 पर मैसेज करके, जो 21 रुपये का हर सब्जेक्ट का है और 149 का सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। किसी को शॉर्ट नोट्स का डेमो देखना है तो चैनल पर मिल जाएगा। शॉर्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो काफ़ी 50 वीडियो पड़ी होंगी, ठीक है ना। सर्वेइंग की भैया करा चुका हूँ, पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है, शॉर्ट नोट्स ले आइए और उसको रिवाइज कर दीजिए, बेहतरीन तरीके से अपने नंबर कंसोल करिए, ठीक है ना। अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करो तो फ्लूइड मैकेनिक्स का आज ये चौथा चैप्टर खत्म हो गया, जो कि लेक्चर नंबर 3 था, और इसका शॉर्ट नोट्स भी ले सकते हो 21 रुपये का, जो 6307481156 पे मैसेज करके। BM और CT भैया पूरी कंप्लीट करा दिया हूँ, 35 रुपये का हैंड रिटन नोट ले सकते हो, चाहोगे तो उसको प्लेलिस्ट से देख के रिवीजन भी कर पाओगे, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स भैया पूरी तरीके से करा दिया गया है, पूरा चैप्टर वाइज जाके ले सकते हो, 21 रुपये का चाहोगे तो शॉर्ट नोट्स भी ले पाओगे, ठीक है। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन वन शॉट में करा दिया हूँ भैया। ट्रांसपोर्टेशन अभी नहीं कराया, स्टील की वन शॉट आने वाली है, उसके पहले ये जो है तुम हमारा ले लो शॉर्ट नोट्स लेके सामने रख के उसको करोगे रिवीजन तो काफ़ी इम्पैक्ट लगेगा। तुम शॉर्ट नोट्स देखना चाहते हो कैसा है, तो शॉर्ट नोट्स ऐसा है, देख सकते हो।
यहाँ पर चीज़ें तुमको दिखेंगी, यहाँ पे ये सब चीज़ें दिखेंगी। अब भाई तुम देखो कोई भी सब्जेक्ट ऐसे ख़त्म कर दिया गया है, जैसे ही बिल्डिंग मटेरियल और सिटी की बात करता हूँ तो 18 पेज में इसकी 2004 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन इसमें क्या है इंक्लूड है। अगर तुम चाहोगे तो ले सकते हो, 21 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम चाहोगे तो तुम्हारे लिए बड़ी बात भी बन जाएगी, क्योंकि 21 रुपये खर्च करना आसान नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक, ये सब जानकारी थी। किसी को भैया लेना हो तो क्यूआर पे मैसेज करके ले सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच।